Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So this is our third class of fill in the blanks. थर्ड क्लास है ये आज हमारी. हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं इसमें और मैंने दोनों क्लासेस में 5 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको. अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं और आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ वो दोनों क्लासेस ज़रूर देखें ताकि आपको पता चलता रहे कि हम यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्टिन्यूएशन में क्या चीज़ कर रहे हैं. क्योंकि देखिए चीज़ें आपको तभी समझ आती हैं जब आप कोई भी टॉपिक है या कुछ कोई भी चीज़ है, टॉपिक ही नहीं आप कुछ भी ज़िंदगी में ले लीजिए, आपको तभी समझ आएगा जब आप उसको कॉन्टिन्यूएशन में करते हैं. ऑलराइट, तो मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है. आपको बहुत सारी ग्रामर आनी चाहिए. अगर नहीं आती है तो क्या आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपने फिल इन द ब्लैंक्स तब भी करना है, मतलब कर सकते हैं आप तब भी, लेकिन वो कैसे करेंगे? अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उस क्वेश्चन के पीछे के मैं आपको रूल्स समझाती हूँ. तो आपने अब क्या करना है कि मैं आपको जितने रूल्स बताऊंगी हर एक क्वेश्चन के बाद वो आपने अपने किसी नोटबुक पे नोट डाउन करके रख लेना है. ठीक है, जिससे क्या होगा आपके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ रूल्स आपको पता चल जाएंगे और जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स उसके बाद करेंगे तो वो रूल्स को क्या करेंगे, आप उन पर अप्लाई करेंगे. ऑलराइट, गुड. हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं. आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 11. द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस. आपके पास ऑप्शंस है हायर, हाई, द हायर, द हाई. आप एक बार ये सेंटेंस को दोबारा पढ़िए. द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस. मैंने कल भी बोला था आप जब भी ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट जो वे है, आपको जितने भी ऑप्शंस दिए रहते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा करें तो क्या करेंगे, आप हर एक ऑप्शन को लेके ब्लैंक में फिट करवाने की कोशिश करेंगे. द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस. नहीं, ये आपको इसमें कुछ मिसिंग लग रहा होगा. द ग्रेटर द डिमांड द हाई द प्राइस. नो, द हायर द प्राइस. यस, इसके आगे क्या करेंगे, आप फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे. द हाई द प्राइस. नो, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा. क्यों होगा मैं आपको वो समझाती हूँ. देखिए जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की. यहाँ पर एक द है, उसके बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री है, फिर द है, फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है. तो जब भी आपको कुछ सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, पैरेललिज्म नजर आ जाती है, कॉन्टिन्यूटी नजर आती है, तो आप क्या करेंगे कि वो सेंटेंस की वो कॉन्टिन्यूटी, वो पैरेललिज्म क्या करेंगे, ब्रेक हरगिज नहीं करेंगे. ठीक है, अगर आपको इस सेंटेंस में एक आपको पैटर्न नजर आ गया तो हम आगे भी वही पैटर्न क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. फिर हम द लगाएंगे, फिर हम एक कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे. जैसे कि द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस. तो हमने यहाँ पे क्या किया, द भी ऐड किया है और हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री भी ऐड की है. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12. Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of dash Robert Browning, the couple eloped totally where they lived and wrought. यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं. देखिए अब आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं. हर टू मैरी, हर मैरिंग, शी टू मैरी. Elizabeth Barrett Browning's father never approved of her to marrying, she to marry. बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से करेक्ट लग रहा है. देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है. अब वो क्यों है उसके मैं आपको बताती हूं. देखिए when a noun precede a gerund,
जिरंड समझते हैं आप? किसी भी वर्ब में आप जब ing ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका जिरंड, ठीक है। कोई भी नाउन जब प्रिसीड करता है जिरंड, दैट नाउन टेक्स पोजेसिव फॉर्म। पोजेसिव फॉर्म वो क्या करता है, नाउन लेता है फिर उसके बाद। और इस सेंटेंस में पोजेसिव फॉर्म फॉर एलिजाबेथ बैरेट इज हर, ठीक है। और अगर यहाँ पर मेल होता तो उसके लिए कौन सी हमारा पोजेसिव फॉर्म होती, हिज। ये बात आपको समझ आई है? जो मैंने ये वाला रूल बताया है आपको, वो आपने नोट डाउन करके रखना है। When a noun precede a gerund, that noun takes possessive form। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हर मैरिंग आएगा। एक तो यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म आ जाती है हमारी हर, और उसके बाद ये हमारा जो जिरंड है वो आएगा ing के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। क्वेश्चन नंबर 13, as he approved inefficient, the company dash him, rejected, ejected, expelled और evicted। ये सभी आपने वर्ड्स कहीं ना कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्टली अब यूज होना चाहिए। रिजेक्टेड होगा, इजेक्टेड होगा, एक्सपेल्ड होगा या इविक्टेड होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। वो क्यों है, देखिए, रिजेक्टेड का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। देखिए, ही वॉज अप्रूव्ड इनएफिशिएंट, द कंपनी एक्सपेल्ड हिम, ये आपका क्या है, और राइट आंसर है। यहाँ पे आप रिजेक्ट है वो नहीं लगा सकते, कंपनी रिजेक्टेड हिम, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट करना तो मना नहीं कर दिया है, एक्सेप्ट करना तो नहीं मना कर रही यहाँ पे। अब देखिए, इविक्टेड क्यों नहीं होगा, पुट आउट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बाय लीगल प्रोसेस। देखिए, कंपनी जो है इसने इसको अपनी प्रॉपर्टी से अलग नहीं किया है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में इसका कुछ उसकी शेयरिंग थी उससे अलग कर दिया हो, वो यहाँ पर वो तो कोई बात नहीं हो रही है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अननेसेसरी क्या करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन या अपने दिमाग में कोई बातें नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो इविक्शन का ऑप्शन है वो भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारा बचता है हमारे पास एक्सपेल्ड और इविक्ट आपको दे रखा था, सॉरी इजेक्ट दे रखा था, एक्सपेल और इजेक्ट दे रखा था। ये इन दोनों का मतलब होता है बाहर निकाल देना। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके थ्रू कि एक्चुअली में एक्सपेल और इजेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक्सपेल मतलब होता है इज सिमिलर टू इजेक्ट, ठीक है, बट एक्सपेल सजेस्ट पुशिंग आउट व्हाइल इजेक्ट सजेस्ट थ्रोइंग आउट। आप किसी भी इंसान को, जब भी हम किसी इंसान के ह्यूमन के बारे में बात करेंगे या हम किसी लिविंग बीइंग के बारे में बात करेंगे तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कंपनी से पुश कर देते हैं, दूर भेज देते हैं, हम उसको उठाकर फेंक नहीं देते हैं। समझ रहे हैं आप? डिफरेंस समझा आपने यहाँ पे एक्सपेल और इजेक्ट में? सो दिस इज द डिफरेंस कि आपको क्या है, पुश अवे कर दिया जाएगा, पुश आउट कर दिया जाएगा, while ejecting means throwing you out। तो हम इंसानों को या लिविंग बीइंग्स को इजेक्ट नहीं करते हैं, हम उनको एक्सपेल करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपको दिया हुआ है। The cost of being is rising, the cost of existing, the cost of surviving और the cost of living is rising। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी ने कभी ना कभी जिंदगी में ये सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा अगर आप पढ़ते हैं चीजें तो इसका ऑप्शन ये है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप चीज़ें पढ़ते रहते हैं, कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे,
बस जो हम नॉर्मल लाइफ में सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं वही आपको एग्जाम में दे देगा एग्जामिनर, और आपको बस वो पढ़ा हुआ आपको सिर्फ मार्क करना है वहां पर। हर चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है, कुछ चीजें आपको दिमाग से करनी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ऑलरेडी कॉमन सेंस से, या फिर कुछ चीजें जो आप रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हैं वो अप्लाई करके आपको आंसर को क्या करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। Question number 15, and this is the last question for today. Hamid dash in Mumbai for 3 years when his parents came to visit. Has lived, had lived, was living, had been living. देखिए, जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपने सबसे पहली चीज कौन सी नोटिस की होगी कि हमने यहाँ पे कुछ भी हमने कोई वोकैब का भी यहाँ पे यूज नहीं है, प्रीपोजिशन का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, हमारे किसी ईडियम का यूज नहीं हो रहा है, हमारी कोई नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं जो भी मैंने बताया उसका यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर यूज हो रहा है आपके टेंस का। आई होप ये आपने एक ही बार में कैच कर ली हो चीज। और जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा केम। केम क्या होता है, पास्ट टेंस है ये। अब वो किस तरीके का टेंस होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपने क्या पता किया इससे, दिस इज अ पास्ट टेंस। तो इसीलिए हम ऑप्शन ए को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्टली शो करता है हैज लिव्ड। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये सेंटेंस का मतलब बताती हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे कहना क्या चाहता है। हामिद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। हामिद डैश मुंबई में था जब 3 साल से था जब उसके पेरेंट्स वहां पे उसको विजिट करने आए। देखिए इसमें सेंटेंस में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें वो कहना चाहता है हामिद हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। हैड बीन, क्योंकि देखिए जो आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये पास्ट है, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि एक इंसान यहाँ पे कुछ कर रहा था, पास्ट में ही है, ये सब पास्ट में ही है, लेकिन जब वो 3 साल से रह रहा था यहाँ पर, लेकिन जब उसके पेरेंट्स आए उसके पास तब भी वो वहां पर क्या कर रहा था, रह रहा था। तो हमारा पास्ट की एक सिचुएशन आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो इस टाइप के सेंटेंस में, इस टाइप के टेंस में हम कौन सा टेंस बोलते हैं, इसमें यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैड बीन यूज किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे हम हैड बीन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जो हामिद है वो 3 साल से यहाँ रह रहा था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए वो तब भी वहां पर रह रहा है। तो मतलब हमारे पास्ट का जो वर्क है वो अभी जबकि हम बात कर रहे हैं तब भी वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूएशन में है। ऑलराइट, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए हों। सो ये आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैंने आपको आज टोटल 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं रोज आपको 5 क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ ताकि आपको रोज 5 रूल्स पता चलते रहें, और मैं ये वीक पूरा आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स ही करवाऊंगी ताकि आपके पास नंबर ऑफ रूल्स क्या हो, कलेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस। और देखिए मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, एक्चुअली समझाने वाली हूँ कुछ, कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मेरी जो पढ़ाई है, रूल्स हैं, जिस वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पर क्या करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी टीचर पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मेरे वे में, जो मैं आपको वे से समझा रही हूँ, तो आप क्या करने लग जाएंगे, उस वे पर भी डाउट करने लग जाएंगे। और जब आप उस वे पे डाउट करने लग जाएंगे तो वो आपका जो भी ये पढ़ा हुआ इतने दिनों का सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझसे नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप मेरी पढ़ाई पर, पढ़ाने की वे पे डाउट करते हैं, तो आप प्लीज़ मतलब आगे कंटिन्यू मत कीजिए। मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ ताकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या ठीक बात बता रही हूँ, तो आप चीज़ें कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ,
ठीक है, क्योंकि अगर आप एक क्लास देख लेते हैं और उसके बाद मुझे जज करते हैं कि ये नहीं, ये ठीक नहीं पढ़ा रही हैं, ये सही नहीं बता रही हैं, तो ये आपके लिए भी रॉन्ग है और ये मेरे लिए भी रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं, अगर मैं आपको 5 क्लासेस करवा रही हूँ किसी भी टॉपिक की, तो आप पूरी 5 क्लासेस देखिए, उसके बाद आप अपने में नोटिस कीजिए कि मैंने जो आपको बताया उससे आपके जो आप पहले स्टार्ट करने से और अभी आपके अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है? So thank you so much for watching me here on Commerce Access. It's time to sign off now. Thank you.